मेरे लाइव सेशन में जो भी बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको चरण स्पर्श, सभी बड़े लोगों को चरण स्पर्श और मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे से छोटे हैं तो उन लोगों को बहुत प्यार, आशीर्वाद और दुलार। तो कैसे हैं सब आप लोग? आज का सेशन हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप देख ही रहे होंगे गुरु रविंद्रनाथ जी की छत्र छाया में आज हम, क्योंकि कला की अगर बात हो और गुरु रविंद्रनाथ जी का नाम ना आए तो बेईमानी है। आई एम फाइन मैम, आप सभी बताएं कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। हेलो बेटा, हेलो आकाश, हेलो भरत, हेलो लक्ष्य, हेलो शालिनी जी। आज गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे पीछे हैं, उनके आशीर्वाद से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम आर्ट की पढ़ाई करने से पहले, मतलब जितने भी एक आर्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ आर्ट की चीज़ें, उसके नॉलेज करने से पहले बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप सभी अच्छे रहें, यही मेरी ईश्वर से दुआ है। और ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें, जहाँ तक पॉसिबल हो घर में रहें, स्वस्थ रहें। ये एक अपने आप में आप और हम सब एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं, मिल रहे हैं इसी बहाने, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वर का हमारे ऊपर कृपा है, आप सब पर और हम पर, कि कोरोना जैसी महामारी के बीच में हम सब लोग आपकी दुआ से, ईश्वर की दुआ से स्वस्थ हैं और सभी लोग अपना आर्ट वर्क कर पा रहे हैं, हम लोग अपना काम कर पा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। नमस्कार बड़े भाई साहब, आर के भाई सबको नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपको भी देखकर। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? और बहुत हमारे सेशन के बीच में एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत लर्नेड और अपने फील्ड के बहुत बेताज बादशाह राजकुमार सिरोही जी, यहाँ पे मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा, आप लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। बहुत सीनियर फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी की इनकी एकेडमी भी है, तो वो भी हमारे इसको लाइव सेशन को ज्वाइन किए, तो मैं उनका नमस्कार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ, मैंने अभी कल डिस्कस किया था कि हम आगे चल के हर दिन अपने आर्ट फील्ड के, कला फील्ड के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बहुत जाने माने और अपने काम के एक माहिर लोग हैं, जिनको आप किताबों में नहीं पढ़ेंगे। शायद किताबों में जो लिखा गया है सिर्फ आप वही पढ़ते हैं। मैं ऐसी ऐसी बड़ी हस्तियों से, जो महान कलाकार और महान आर्टिस्ट हैं, उन लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे मैं लाइव आप वो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस कड़ी में हमारे राजकुमार सिरोही जी भी आपके साथ रूबरू रहेंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, और मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा कि आर के सिरोही जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सबकी, मैं सभी साथियों की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा इनविटेशन, निमंत्रण स्वीकृत करें। हम आपका भी इंटरव्यू मतलब एक रूबरू करेंगे अपने साथियों से, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर हम गूगल के ऊपर कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो गूगल पे भी सही इन्फॉर्मेशन, हेलो मैम, हेलो चारू जी, गूगल पे भी इंफॉर्मेशन वो मिलती हैं जो गूगल पे अपनी वेबसाइट्स, अपनी साइट्स को अप्स कराने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप ढंग से देखिए कि कोई अच्छा आर्ट कॉलेज देखेंगे तो उसमें भी एक गूगल में सही जानकारी मिल जाए, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, जो थोड़ा बहुत हम लोग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो कुछ जानते हैं या सीख रहे हैं, और अभी हम सीख ही रहे हैं, जानता कुछ भी नहीं हूँ, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को, नए स्टूडेंट्स को, साथियों को हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सही बताएं कि सही जानकारी क्या है। तो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, इतने अपने अपने फील्ड के लेजेंड्स हमारे बीच में हैं, जिन लोगों को हम गूगल ने कवर नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि वो लोग ऑनलाइन एक्टिव नहीं रहते,
गूगल सिर्फ उनको हाईलाइट करता है जो गूगल के साथ अपडेट रहते हैं, अपना डाटा गूगल पे करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बहुत लर्निड लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे लोग सीनियर आर्टिस्ट लोग तो फेसबुक पर ही नहीं है, गूगल गूगल पे तो तब आएंगे। तो मैं बहुत सारे इस तरह के अपने सीनियर लोगों से और बहुत हर फील्ड के मतलब कलाकार, चाहे वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर के हो, और प्रिंट मेकिंग हो, फोटोग्राफी हो, और आपका डांस के भी कुछ, मेरा डांसिंग के भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डांस में बहुत ऊंचा नाम कर चुके हैं अपना देश में, डांस में, परफॉर्मिंग आर्ट में, कुछ एक्टिंग में भी। तो मैं इसी सेशन के बीच में उन लोगों से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आप लोगों में से भी मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मतलब डे बाय डे आप किसी दिन किसी को, आप सबका भी मैं इंट्रोडक्शन करूंगा, सब आपके बारे में, आपकी आर्ट जर्नी डिस्कस करूंगा कि आप अपनी आर्ट जर्नी डिस्कस करें। वो सब हम लोग एक दूसरे के बारे में तभी जानेंगे कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारी आर्ट जर्नी क्या है, और इससे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि जब हम अपने सीनियर आर्टिस्टों के बारे में जानते हैं, उनका काम देखेंगे, सीखने का सबसे बड़ा प्रोसेस यही है। आप किताबों से ज़्यादा जितना, और मेरा एक ये रिक्वेस्ट रहता है कि अगर कहीं भी कोई भी सीनियर आर्टिस्ट, आपसे बड़े आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट अगर कहीं वो काम करते हुए दिख जाएं, अगर वो काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि उनको देखें। वैसे ही ऐसा मौका कम मिलता है, लोग, बहुत सारे लोग नहीं दिखाना चाहते अपना काम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं कोई आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उनको कुछ लम्हे भी अगर आप सही से देख पाएँ तो आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, किताबों से भी बहुत हमें नॉलेज मिलती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सामने कोई आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, अपने आप में कॉलेज जितने हैं। उनका इतना एक्सपीरियंस जो होता है, अपना सालों का एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट्स के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। तो उसी कड़ी में अब हम कुछ आगे, मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सीनियर आर्टिस्ट लोगों से, तो मैं आप लोगों के साथ आर्टिस्ट लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब हमें आर्ट पढ़ने से पहले हमें आर्ट के बारे में, जब हम घर छोटे होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें पेरेंट्स ये कह के, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बेटा देखभाल के जाना, जहाँ जा रहे हो वहाँ तो जा ही रहे हो, देखभाल के जाना, सड़क देख के पार करना, किसी अनजान से मत मिलना, किसी अनजान पर भरोसा मत करना, रास्ते में कोई कुछ दे दो खाना मत। तो ये बचपन से हमें माँ बाप जो सिखाते आए हैं, जो हमारी लाइफ में आगे भी और हमेशा से वो एक वैल्यू रखता है। तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि अगर आप कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो बेटा देख के एडमिशन लेना, सही कॉलेज में लेना। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े आर्ट कॉलेजेस हैं, उनके नाम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। सपोज़ कीजिए, जैसे रिप्लिका बहुत सारी चीज़ों की आती हैं, फेक 2 कॉपीज़ बहुत चीज़ों की बनती हैं। आप जैसे रीबॉक का जो ओरिजिनल शूज़ लेने जाएंगे तो 3-4-5 हज़ार से कम में नहीं आता, तो उसके 300-400 रुपये रिबूक, जैसे नाम मिलता जुलता ही है, रिबॉक की जगह रिबूक हो गया और प्यूमा हो गया, तो उससे कुछ वर्ड्स का थोड़ा उल्टा सीधा घुमा फिराव कर देते हैं, तो नाम से कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट करता है कि आपको ये लगता है कि अरे ये वही है। अभी मैं किसी दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सावधान करना मेरा काम है। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, आपने सबने सुना होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, तो कुछ उससे इंडिया का बेस्ट कॉलेज है, उससे मिलते जुलते कुछ लोगों ने भी नाम रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने रखे हैं, तो आपको ऐसा लगा हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में जा रहे हैं, तो वो गलत है। तो हमें ये जानना है कि हम सही नॉलेज कहाँ मिलेगी, सही कॉलेज कहाँ है। और बहुत सारा आजकल मैं एक टीचिंग सिस्टम पे ही, थोड़ा मैं टीचिंग सिस्टम में रहा भी हूँ, तो मेरे को उसका भी एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आजकल कुछ कॉलेजेस के अंदर
बेशक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि जो सीनियर पोस्ट पे जो उसका सर्वा जिसके हाथ में वो डिपार्टमेंट होता है, वो बंदे को या बंदी को उसको ABCD भी नहीं आती उस सब्जेक्ट की, और वो डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। तो सोचिए आप वहाँ पर आपका भविष्य क्या होगा। अब आप ये मान के चलिए, अगर कोई बस चलाने वाले आदमी को आप फ्लाइट में बिठा दें पायलट बना के, तो वो आपको कहाँ क्या हो, आप सोच सकते हैं भविष्य अपना। अभी सपोज कीजिए जो हमारे देश की सेना है, बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं, तो उनकी कमांड किसके हाथ में होती है? जो उनके कमांडर होते हैं, चीफ होते हैं, तो वो कौन होते हैं? वो आर्मी से या जो भी थल सेना से, ये हमारे फौज के ही तो एक एक्सपीरियंस सीनियर लोग होते हैं, उनके हाथ में उसकी बागडोर होती है। वही लोग वहाँ पे जाके बॉर्डर पे या जहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसकी बागडोर उन एक्सपीरियंस उसी फील्ड के लोगों के हाथ में होती है। अब आप अपने आसपास या कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में कमांडर ऐसे होते हैं जिनके हाथ में कमांड वो लिए बैठे हैं उन कॉलेजेस की, जिनको उस सब्जेक्ट का ABCD नहीं मालूम है, वो उस सब्जेक्ट के भी नहीं है। और तो आप सोचिए बच्चों के साथ भविष्य कितना खिलवाड़ हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है। आप फाइन आर्ट की बात करते हैं, MFA की बात करते हैं, तो उन लोगों से अगर एक्चुअल में आप BFA के ही सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ लेना, बनवाना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। मतलब बना के दिखाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप सिर्फ उन लोगों से यही कहें ना कि इस सब्जेक्ट के सारे डिटेल क्या है, उनका करिकुलम क्या है, वो भी नहीं बता सकते। गूगल निकालते रह जाएंगे, अपना जो फाइल निकाल के दिखाते हैं। मैं जैसे जब पढ़ाता था तो कुछ एक बार एक एग्जामिनर आए, तो वो एग्जामिनर आके बोलते हैं कि भाई अपना सिलेबस दिखाइए। तो बोलते हैं कि सिलेबस दिखाइए। मैंने जी क्या किस सब्जेक्ट का चाहिए बताइए। तो मैंने उनको बता दिया, नहीं सिलेबस देखेंगे। मैंने सर आप तो एग्जामिनर हो, और मैं जिस चीज़ को पढ़ाता हूँ उसे मुझे ऑन पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है, रात दिन में वही काम कर रहा हूँ। तो वही एक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फेक फैकल्टीज़ कह लीजिए या टीचर्स कह लीजिए, जो जेन्युइन लोगों को हटाकर वहाँ पर खुद बैठे हुए हैं, और वो आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें हमें अवेयर होना है। अगर आप उनको नहीं हटा सकते हैं तो कम से कम उस जगह से हम अवॉइड करें, हम अच्छी जगह पर जाएं, अच्छे आर्ट कॉलेज की नॉलेज लें। और मैं अपने सेशंस के अंदर आपको अच्छे जो जेन्युइन कॉलेजेस हैं, जो जेन्युइन फैकल्टीज़ हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा, ताकि हम लोग अच्छी नॉलेज ले पाएँ, अच्छी शिक्षा ले पाएँ। तभी कुछ ऐसे भी टीचर हैं कि आप कभी देखिए, जो वहाँ का जो सीनियर कमांडर है, जो सर्वा जो उसको संभाल रहा है, जो चला रहा है, कभी आप उनसे कहिए जो बना के दिखा दीजिए। मतलब ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो इतने सीनियर पोस्ट पे जो बैठे लोग हैं, वो पेंटिंग बनवाएंगे, किसी और से बनवा के लाएंगे, वहाँ पे अपना लगा देते हैं अपने बैकग्राउंड में कि ये हमने बनाया काम। कभी आप उनसे लाइव करके देखिए ना, कभी लाइव। अब हम जैसा भी उल्टा सीधा छोटा थोड़ा बहुत जो भी करते हैं लाइव करते हैं। तो ये जो भ्रष्ट इंस्टीट्यूशंस और जो कॉलेज टीचर्स फैकल्टीज़ जो हैं, वो आर्ट सर्किल के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं, और वो सिर्फ अपनी सैलरी के लिए सिर्फ अपना झूठ बोल रहे हैं, झूठी डिग्रियां ले रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर्स भी हैं, उन लोगों का एक एम रहा है। और ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है अपने आर्ट सब्जेक्ट के लिए, अपने आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े हुए बच्चों के लिए, कि मैं आपको सच से रूबरू कराऊँ। तो बहुत सारे ऐसे जो आजकल लोगों का टारगेट क्या है, एम क्या है? एम लोगों का ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, जैसे कुछ बहुत आजकल चल रहा TGT PGT और डिग्री कॉलेज, मतलब उनका एम ही ये रहता है कि हमें प्रोफेसर बनना है, प्रवक्ता बनना है। तो अच्छी बात है, चलिए बनिए, और सबको अपना अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब करनी होती है, तो बनिए, लेकिन एक ऐसे सब्जेक्ट के जिसके बारे में आप खुद काम नहीं करते। मेरी बहुत लोगों से बातें होती हैं, कन्वर्सेशन होता है,
देखो, लोग बताते हैं कि जी हम गवर्नमेंट जॉब में हमारा सिलेक्शन हो गया, मैंने बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। बट ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, और बहुत अपनी लाइफ में भी उसको उतारिएगा। तो बोलते हैं कि हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, कोई टीजीटी बन गया, कोई पीजीटी बन गया, तो बड़ा खुशी होती है कि चलिए भी आप लोगों का सरकारी जॉब लग गया। तो फिर मेरा अगला मतलब किसी से भी मैं बात करता हूँ, अगर किसी से भी मैं चैट भी करता हूँ, आप में से कोई भी अगर फ्रेंड मेरे साथ कभी भी चैट पे आएगा या बात करेगा, तो मेरा पहला आपसे नाम जानने के बाद आपसे दूसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, प्लीज़ आप अपना काम दिखाइए। और कुछ लोग अगर यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बात की है या चैट की है, तो वो लोग याद करें मैंने सिर्फ उनसे क्या कहा है, आप अपना कुछ काम दिखाइए। काम देख के फिर लगता है कि हाँ मैं इनसे इनको कितना काम के बारे में बात नॉलेज है, क्या है। तो ऐसे भी मैं उन टीचरों से बात करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो गया, मैंने जी कुछ काम दिखाइए। अब ये बड़े ध्यान देने वाली पॉइंट है। तो जब मैं उनसे बोलता हूँ कुछ अपना काम दिखाएं, तो जो लोग, कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो डिग्री कॉलेजेस में भी प्रोफेसर लेवल पर हैं, मैंने जी काम दिखाइए। अब काम दिखाते ही वो एक दो काम दिखाते ही मैंने सर ये क्या है या मैडम ये क्या है, तो वो बोले ये हमारा स्टाइल है। मैंने जी आपका स्टाइल अभी कहाँ से आ गया, आपने कहाँ से बनाया? तो मैं बोलता हूँ कि ओरिजिनल काम दिखाइए जिससे आपने बनाया देख के। तो ओरिजिनल जब दिखाते हैं तो वो, क्योंकि अब जब फील्ड में हम काम कर रहे हैं या आप लोग भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को और हमें सभी आइडिया हो जाता है कि ये एक्चुअल में पेंटिंग कैसी रही होगी। तो वो देखते ही हमें पता चल जाता है ये ओरिजिनल से तो कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर रही है। हम बोलते हैं ये क्या, फिर बोलते हैं कि ये तो हमारा अपना आइडिया है, अपना स्टाइल है। मैंने जी जब आप कॉपी कर रहे हो तो आपका अपना स्टाइल कहाँ से आ गया? फिर एक दो सवाल और करते ही फिर अगला उनका आंसर क्या होता है, सर आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमसे, हमें आर्टिस्ट नहीं बनना। ये वाला लाइन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिक की बात है। अगला लाइन उनका होता है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना था, वो हम बन गए, हमें आर्टिस्ट नहीं बनना। आप क्यों हमारे टांग खींच रहे हो काम को लेकर? तो ये पॉइंट आप सुनिए, मतलब जो ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट टीचर बनना था या गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना था, और हमें आप हमारे काम के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़ा एक अचंभा होता है कि फिर मैं उसको यही बोलता हूँ कि अरे भाई आपको ठीक है गवर्नमेंट टीचर बनना था या गवर्नमेंट वो बनना था, लेकिन आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाह रहे हैं? फाइन आर्ट के, और वही आपसे बनाना नहीं आता। तो मतलब आपने कुछ किताबों में रट्टा मार के साल 6 महीने अपना, या 2 साल 3 साल जो भी कोचिंग लेकर किताबों में रट रटा के आप एग्ज़ाम में वॉमिटिंग कर आए और आपका एक नंबर आ गया। जी जी बिल्कुल सही। तो मैं इसी चीज़ को अपना साथी लोगों से अपना डिस्कस करूं ताकि सावधान रहें। सिर्फ किताबों का रट्टा लगाकर जो गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? मतलब मेरा अपना मानना है कि सरकार को फाइन आर्ट या किसी भी जो आर्ट का जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके अंदर सिलेक्शन में ये बात थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाली है कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाए जो थ्योरी के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल वर्क भी अच्छा हो, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप पढ़ तो हम किताबों से भी लेते हैं या कैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बनाना कौन सिखाएगा उनको? दैट्स द पॉइंट। ये बहुत बड़ा एक दुख वाली बात है। तो वो लोग मेरे से भी कहते हैं अरे आप तो हमें आर्टिस्ट बनाने में, तो हमें आर्टिस्ट थोड़ी बनना है। मैंने यार तुम एक बात बताओ, तुम एक ऐसे सब्जेक्ट के टीचर बनने जा रहे हो, आप आने वाले कल के भविष्य के टीचरों को जन्म दोगे, मतलब भविष्य के आर्टिस्टों को जन्म दोगे, आप उसके टीचर बनने जा रहे हो और आपको वो खुद ही नहीं आता है। अब आप एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि मैं अगर ऐसे कोई मुझे अगर बोले कि आपको 5 लाख रुपए महीना ऑफर करेंगे और मैं मैथमेटिक्स का HOD बन जाऊं या प्रिंसिपल बन जाऊं, तो क्या ये जायज़ है? मुझे बनना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आप लोग बताएं मेरे को, अगर कोई मुझे बहुत मोटी रकम ऑफर करता है कि 5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, आप 5 लाख रुपए लीजिए और आप हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट संभाल लीजिए, मैथ डिपार्टमेंट संभाल लीजिए, तो क्या मुझे बनना चाहिए? मतलब मुझे, मेरा ज़मीर कहाँ जाता है मेरा खुद का? जिस सब्जेक्ट का मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का मैं अपना आर्ट का हूँ, अगर मैं
फाइन आर्ट से कहीं मेरे को जिम्मेदारी मिलती तो मैं वहाँ अच्छे से काम कर पाऊँगा, जिसका मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो ये बड़ी आजकल ये धांधली चल रही है, इसीलिए आर्ट स्टूडेंट्स के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तो वो लोग जब बोलते हैं कि अरे हमको तो बस गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, तो उनका एम उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो मेरा एक गवर्नमेंट से ये विनती है, एक सजेशन है कि म्यूज़िक है, अगर सपोज़ कीजिए आप कोई म्यूज़िक का फैकल्टी है या म्यूज़िक का डीन होगा, तो उसको म्यूज़िक का तो नॉलेज होना चाहिए, उसको खुद परफॉर्म करना आना चाहिए। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो जब हमको उस सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है, तो उस सब्जेक्ट की मैं कैसे उसका फैकल्टी बन जाऊँ। अभी जो नई सिस्टम जो मैंने देखी है और जो पुराने भी देखे हैं, और बहुत सारे आप लोग भी जानते होंगे ऐसे टीचर्स को, मतलब कभी आप उनसे कहिए जी मैं बना के दिखा दीजिए, सर बना के दिखा दीजिए, तो वो लेंटर वाली छत पे कड़ियाँ गिनने लगेंगे या दिन में तारे गिनने लगेंगे। क्या बात कर रहे हो, फिर बोलते हैं कि आप नेट से बना लीजिए। कोई भी लीडर या कोई भी टीचर या कोई भी गुरु, वो गुरु जब है जब वो पहले आपको खुद करके दिखाएगा। या कोई भी कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी हमारा चीफ है, जो चीफ जो है वो पहले अभी चाइना बॉर्डर पे जो हमारे भारत के सीमा, भारत की फौज के जो चीफ शहीद हुए हैं, जो कमांडर सर थे, तो वो सबसे पहले आगे खुद चल रहे थे। क्योंकि जब मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा, खुद मैं आपको एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा, मैं काम करके नहीं दिखाऊंगा, तो आपसे क्या उम्मीद रखूंगा। तो ऐसे कॉलेजेस से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऐसे महान व्यक्तित्व मिल जाएंगे जिनको उस सब्जेक्ट का डिटेल भी नहीं पता। बेशक मैं एक दोबारा से कहूँगा, बेशक वो उस सब्जेक्ट से डिग्री होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं। तो पीएचडी और डिग्रियां भी आप लोग समझ सकते हैं कि उनका किस तरह से हुआ होगा। तो अभी जब ही सरकार ने बहुत सारी पीएचडी में भी सख्तियां की हैं, रूल्स बनाए हैं, तो आप सोचिए ऐसे लोग हमारे जनरेशन का क्या नाश करके मानेंगे। हमारी जो नई जनरेशन है, मैं बार बार मेरे अपना स्टूडियो में हर और कहीं टैगोर जी हैं, कहीं लियोनार्डो विंसी हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों का काम है, आर्ट वर्क है, मैं उनको देखता हूँ, वो लोग मुझसे बातें करते हैं रात को। तो मतलब खाली मैं अपनी पेंटिंग बना के ही मेरी संतुष्टि हो जाए, वो गलत है। मतलब अगर मैं अपने आर्ट फील्ड में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसकी ओर मेरे को आवाज़ उठानी और आप लोगों से डिस्कस करना, वो मेरा एक कर्तव्य बनता है, ताकि कम से कम जो लोग आने वाले टाइम में उस सब्जेक्ट में, फील्ड में आना चाहते हैं, वो उससे सावधान रहें। अब इसी काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। एक और बहुत दिलचस्प मुद्दा है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अभी मैं भी, अपना एक्सपीरियंस है, जब हम लोग कहीं मतलब बहुत इजीली कोई आपको अपने यहाँ पे स्टूडेंट, मतलब आपका गुरु बनने को तैयार नहीं होता है। मतलब जो कॉलेज है उसकी पढ़ाई अलग हो गई, आपको पर्सनली अगर आप किसी से सीखना चाहेंगे या किसी के उसमें सीखने के लिए जाएंगे, किसी के इंस्टीट्यूट में या किसी के स्टूडियो में भी आप पढ़ने जाएंगे, तो बहुत रेयरली कोई आपको अपना शिष्य बनाना चाहेगा। वो क्यों? उसके पीछे उनके एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसा ही मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। मैं अपनी गुरु का एक किस्सा बताता हूँ। मतलब मेरी जो गुरु रही हैं और वंदनीय, मतलब नमन करता हूँ उनको, डॉक्टर नुपुर शर्मा जी। तो उनकी लाइफ का एक, मतलब मैं सीनियरों की, सब लोगों की लाइफ के एक्सपीरियंस सुन के, क्या कहते हैं ना, कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ठोकर खा के सीखो, अपने साथी की ठोकर खा के भी अगर आप सीखो तो वो सही अकल है। अपने जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, जो पूर्वज कहते हैं, वो अपने लाइफ के तजुर्बे और एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं कि आप इससे बच के रहो, इससे बच के रहो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए खुद गड्ढे में गिरना, खुद ठोकर खानी है। आप दूसरे की ठोकर से भी आप उससे सीख सकते हैं। तो मैं अपनी गुरु का एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब वो पीएचडी कर रही थी, रिसर्च वर्क जिसको थीसिस वाला काम बोलते हैं, तो आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर कंप्यूटर से टाइप हो जाता है, ये होता है।
तो ये शायद करीब 25-30 साल पहले मतलब शायद 30 से 30 साल पुरानी बात रही होगी। तो उस समय बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत हंसी आएगी, आपका खाना भी हजम हो जाएगा, और जो मैंने अभी कुछ चीज़ें बातें की हैं वो भी आपको हजम हो जाएंगी, शायद कुछ चीज़ों को अच्छी न लगे। तो बड़ा एक रोचक तथ्य है, इसमें भी रोचक वाक्य है। तो कुछ लोगों से उन्होंने काम, जैसे क्या होता है अगर हम कहीं टाइपिस्ट के पास जाएंगे तो कुछ लोगों से टाइपिंग भी कराई जाती है, क्योंकि पहले थीसिस तो टाइप ही होती थी, अभी भी कंप्यूटर से डीटीपी वालों से डिजाइनिंग करवाई जाती है। तो उस समय हाथ से टाइपिंग होती थी और फोटोग्राफ खींचे जाते थे पेंटिंग्स के। अब तो इतना सुविधा मिल गई है डिजिटल और ये सारा हो गया। तो पहले मैनुअल कैमरे से फ़ोटो खींच के लेके आते थे। मतलब उस टाइम जो पीएचडी की होती थी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, एक एक रेफरेंस के लिए, एक एक चीज़ के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। तो उनका एक एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग कि जिसने उनका टाइपिंग भी किया वो भी बोलता था अरे पीएचडी हम, उनका पीएचडी तो हम कराएं। और एक और उनके साथ में कोई उनके स्टूडेंट रहे थे। तो अब जैसे बोलते हैं, अब अपने मेरे साथ में कोई मेरा असिस्टेंट होगा, कोई स्टूडेंट होगा, तो उनको हम कुछ काम तो शेयर करेंगे ही। तो वहाँ उन्होंने उसको, उनका एक स्टूडेंट था तो वो आता जाता रहता होगा, तो लाइए जी उसमें फ़ोटोग्राफ जो लगाते हैं ना थीसिस के अंदर कुछ पेंटिंग्स के, तो उन पेंटिंग्स के साइड में स्केच पेन से आउटलाइन खींचने का काम, तो लाइए मैडम मैं कर देता हूँ। तो वो लिखने पढ़ने का काम, तो जिस बंदे ने फोटोग्राफ के पीछे कुछ लाइनें खींची, जो बॉर्डर खींचे ना, तो वो बंदा, जब तक हम बहुत छोटे थे, जब हम मिले तो उस बंदे से उसने हमको क्या इंट्रोड्यूस दिया, हमको जो अपना इंट्रोडक्शन कराया, मैंने जी आप कौन? अरे ये आपकी जो मैडम है ना, आपकी जो गुरु है, इनको पीएचडी मैंने कराई है। मैंने अरे इतने ज्ञानी, इतने गुणवान व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ, अरे तो बड़ा बहुत बड़ी बात है। तो जब असलियत पता चली तो पता चला कि ये हमारे यहाँ आते जाते थे, सिर्फ फ़ोटो के चारों तरफ स्केच पेन से लाइन खींचना और कुछ फ़ोटो पे फेविगम लगा के वो उस पर चिपकाने का काम जो करते थे, वो लोग भी कहने लगता है उनको पीएचडी मैंने कराई है। अभी ऐसे ही किसी से टाइप कराई। तो ये मैं अभी अपने स्टूडेंट साथियों को मैं बताना जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग अच्छा गुरु पा सकें। हम अपने अंदर अगर ये गुण हैं तो इससे दूर रहें। अगर हम किसी सीनियर के साथ, अपने गुरु के साथ अगर हमें काम करने का मौका मिलता है तो ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है कि वो हमें इस लायक समझ रहे हैं कि हम उनके साथ कुछ काम करने का अवसर प्राप्त कर सकें। उसको आप ये ना कहें कि अरे उनका तो वो हमने काम किया। तो अभी बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर भी हैं, तो वो बहुत बड़े हंसी वाली बात थी, हास्यास्पद थी कि भाई उनका पीएचडी हमने कराया। और भी कई ऐसे लोग थे, जो टाइपिस्ट था वो भी बोला अरे उनका तो पीएचडी मैंने किया। बड़े अचंभे वाली बात है। तो उसके फिर काफ़ी समय बाद फिर मैम ने डिलीट किया। तो डिलीट की जो उनका थीसिस था, वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी जो टाइपिंग थी, कंप्यूटर जो डीटीपी ग्राफी थी, वो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके लिए टाइपिंग कर सकूं। और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त रहा कि मैम ने अपने साथ मेरे को पढ़ाने के अलावा अपने साथ मुझे पेंटिंग करने का मौका दिया। मैं उनके स्टूडियो में उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो ये मेरे अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए कि भी अपने गुरु और अपने सीनियर लोग आपको मौका देते हैं। अगर आप भी अगर कहीं भी किसी सीनियर के पास या किसी गुरु के पास जाएं तो हमेशा उसको, उनका बड़प्पन मानिए कि वो आपको इस लायक समझते हैं, और कभी ये ना करें कि हमने गुरु को हमने सिखाया। तो एक बड़ा किस्सा था, ऐसी एक बहुत सीनियर एक आर्टिस्ट हैं विजेंद्र शर्मा जी। तो उनका भी काम सब लोग जानते हैं। तो कुछ लोग उनके काम के लिए भी ऐसे कहने लगते हैं कि जो उनके यहाँ जैसे सीखने गए, कुछ पूछने गए, तो वो लोग भी मार्केट में कहने लगा अरे उनका तो सारा काम ही हम करते हैं, पेंटिंग ही हम करते हैं। और ये छोटी सी उम्र में मुझे भी अनुभव मिल गया है, बहुत छोटी सी उम्र में। मेरा शुरू में ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टूडियो था, मेरा बुक डिजाइनिंग का। तो कुछ मेरे यहाँ भी कुछ सीखने आते थे, तो बाहर जाके वो मार्केट में वो लोग भी ऐसे करते थे अरे उनका तो सारा काम हम करते हैं। और अभी मैंने स्कल्पचर बनाया था, शहीद मंगल पांडे जी का जो बनाया था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है।
तो उसके अंदर भी यही रहा कि मतलब कुछ बच्चे जो उसमें साथ थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी कुछ सीखेंगे। तो वो लोग भी बोले अरे ये हमने बनाया है। अरे भाई, आज तक तुम उसके बाद एक चिड़िया भी बना पाए? तो हमें हमेशा जहाँ हमको जिससे हमें सीखने को मिल रहा है उसको पूरी श्रद्धा के साथ अपना गुरु माने। क्योंकि जब आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से सीखेंगे तभी गुरु का आशीर्वाद मिलता है, और गुरु के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं मिलता है। तभी आपको सीखने को भी मिलता है। एक कोई मित्र है, वो अभी मेरे को इमेजेस भेजे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी, अभी आप कुछ ना भेजें, अभी मैं आपका कुछ बात नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अभी कुछ डिस्कस किया अपना कि किस तरह से हमें रेस्पेक्ट करनी है गुरुओं की, और किस तरह से हमें फेक टीचर्स से बचना है, और किस तरह से हमें पढ़े लिखे ऐसे टीचर्स जिनको सब्जेक्ट वाकई में नहीं आता, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमने डिस्कस किया कि ऐसे टीचर होने चाहिए जिनको सब्जेक्ट का भी नॉलेज हो, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में अगर ऐसा नहीं है तो आप हाथ जोड़ के वहाँ से दूरी बनाएं, कहीं अच्छी जगह जाएं। और मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे काम बहुत अच्छा है और वहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिलता, मैं उन चीज़ों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, उन चीज़ों से मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो वो मेरा अपना एक प्लान है कि उस चीज़ से हम सब लोग अच्छा सीखें। तो आप बताएं कैसा चल रहा है, कैसा लगा मेरा कन्वर्सेशन। और हम किताबी भाषा, किताबी चीज़ें जो नॉलेज है वो तो सभी लोग करते हैं। धीरे धीरे मैं अभी टेक्निक्स पे भी बात करूँगा, जो टेक्निक्स आपको शायद गूगल पे नहीं मिलेगा किताबों। क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है कि एक जो आपका एक्सपीरियंस जो होता है ना, सबसे ज़्यादा हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मुझे मेरे गुरु के एक्सपीरियंस से सीखने को मिला। उन्होंने वही बताया कि देखिए उनके पीएचडी में जो लोग थोड़ा बहुत कागज़ चिपकाने का, लाइन खींचने का काम करे, वो उनके गुरु बन बैठे। तो अब मेरे को भी बहुत सोच समझ के अपना स्टूडेंट बनाना होता है। कोई बहुत दूर, बहुत अवॉइड करता हूँ जो वाकई में दिल से सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको अपने दिल से सिखाता भी हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मुझसे सीखते भी हैं। क्योंकि मैं हमेशा काम के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। अगर कोई मेरे साथ काम करने भी आता है तो मैं हमेशा उसको काम के लिए डांटता भी हूँ, और डांट वहीं पड़ती है। कहते हैं ना, वो कुम्हार अगर मिट्टी को नहीं पीटेगा तो घड़े का रूप नहीं ले पाएगा। जब घड़े को पीटते हैं ना, तभी उसकी घड़े की आकृति, मिट्टी को पीट पीट के ही घड़ा बनता है। और मिट्टी को जितना गुथाई होगी, अभी एक ऐसी कहते हैं ना कहावत के, अगर पत्थर हथौड़ा और छेनी की मार सह पाएगा, पत्थर हथौड़ी छेनी की मार सह पाएगा, तभी वो भगवान का रूप लेता है। अगर पत्थर ने हथौड़ी छेनी की मार खाने से, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, अगर पत्थर ने हथौड़ी छेनी की मार खाने से उसको दर्द हो गया, वो उफ करने लगा, तो वो भगवान नहीं बन सकता। जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की मार सह लेता है, मंदिरों में वही पत्थर पूजा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। तो आप अपने गुरु से डांट खा रहे हैं या कुछ भी बातें सुन रहे हैं, वो आपको भगवान बनाने की एक प्रोसेस है। तो कभी भी हमें जो टीचर्स के द्वारा या गुरु के द्वारा जो डांट मिलती है, जो भी, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी आप एक मंदिर में पूजे जाने लायक काम बनते हैं। तो जब भी आप देखिएगा, अगर हम कोई ख़राब काम करते हैं, सपोज़ कीजिए कहीं लड़ाई हुई, मार धाड़, कुछ भी ख़राब काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तुरंत आदमी आपसे ही पूछता है कि किसकी औलाद है, किसका बेटा है। पूछा जाता है ना, अगर आपने कुछ ख़राब काम किया तो पूछा जाता है कि तुम किसके बेटे हो। और अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, आप अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी अपना आर्ट वर्क या म्यूज़िक या अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आपके पिता पेरेंट्स का नाम नहीं पूछा जाता, आपके गुरु का नाम, आपके कॉलेज का नाम पूछा जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आप किस गुरु के चेले हो।
माता पिता बाद में आते। तो गुरु माता पिता और भगवान से भी बढ़ के बड़ा रूप होता है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा हमेशा याद रखें, और हो सके अभी जैसे मैं गुरु रविंद्रनाथ जी का भी अपना साथ में फ़ोटो पेंटिंग मैंने बनाई हुई लगा रखी है। तो और मैं अपनी गुरु का भी हमेशा पास में ही रखता हूँ। तो हमेशा आप लोग अपने गुरु को ईष्ट की तरह माने, गुरु का अपना चित्र सामने रखें, आपको हमेशा एनर्जी मिलेगी। जब भी आप कुछ गलत करने का सोचेंगे ना, जब भी आपके दिमाग में कुछ गलत आएगा, तो तभी आपको गुरु की तरफ से आवाज़ आएगी, तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टीचर्स का सम्मान करें, और टीचर्स को भी ये बहुत जिम्मेदारी बनती है, गुरुओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए आइडियल बन के दिखाएं। और बहुत सारे, मैं बड़े अफसोस के साथ अंत करते हुए कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे, मैं फैकल्टीज़ को, डीन्स को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल्स को, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो खुद सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रखते हैं, 420 से, या वो वहाँ पर बैठे हैं। कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने आप को आंखें खोलनी चाहिए कि अगर आप कमांडर हैं किसी चीज़ के, तो आपको खुद आगे बढ़ के वो हर चीज़ आनी चाहिए जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आज का वार्ता कैसा लगी, और इस सब मतलब इतनी मेरे लाइफ के तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं कि जितना हम चाहें बात कर सकते हैं, तो काफ़ी लंबा समय चल सकता है। तो आज की मैं परिचर्चा इधर ही समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी हमें कल का पोर्ट्रेट भी पूरा करना है। और बताइएगा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में। और मैं ये वाली वीडियो अपनी मेरी उस पर यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको, तो उस पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। और जाने अनजाने कुछ लोगों को मैंने अगर ठेस पहुंचाई हो, जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं, उनको अगर ठेस पहुंची हो तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी। और जो फ्रॉड लोग हैं, जो 420 लोग हैं, उनसे मैं कभी भी किसी से भी ना क्षमा मांगता हूँ, ना मांगूंगा। और मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से उन लोगों का विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। जी सर, गुरु रविंद्रनाथ जी की पेंटिंग है मेरे पीछे जो है, ये ऑयल पेंटिंग है, मेरे द्वारा बनाई गई, थोड़ा पुराना काम है। तो बताएं कैसा रहा आज का सेशन। अब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, सभी लोग लाइन पे रहिए। और आज का विजुअल कैसा लगा आप लोगों को? जी आकाश जी, अरुण जी, बड़े भाई साहब जी, राजकुमार जी, आज का थोड़ा मैंने लाइट कुछ कम रखा है। जी मैम, थैंक यू, अच्छा लगा। मतलब आप जैसे सीनियर लोग भी यार। जी जी जी, टैगोर जी के बारे में तो एक पूरा नया सेशन ही चाहिएगा, क्योंकि टैगोर जी के बिना कला के बारे में अगर हम क्या करें, मतलब कला की बात हो और टैगोर जी की बात ना हो, तो भारत में जो कला का विकास के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहा है। तो मैं टैगोर जी के ऊपर पूरा एक स्पेशल सेशन टैगोर जी का ही दूंगा। पहले मैंने आज सोचा भी था, लेकिन क्या करें कि जो आजकल जो भ्रष्टाचार और ये जो है वो अंदर से नहीं निकलता है। तो मैं पूरा ही सेशन टैगोर जी के बारे में दूंगा। आप लोग, मैं पहले ही इनवाइट कर दूंगा कि आज हम टैगोर जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप 2 मिनट आप पेंटिंग के दर्शन कीजिए, पेंटिंग एंजॉय कीजिए। मैं इतने वाटर कलर इसकी स्टार्टिंग करता हूँ, अभी जाइएगा नहीं।